गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर सब पर। मैं मोहित दीक्षित आपके लिए लेकर आता हूँ मैथ्स की स्पेशल क्लासेस डेली शाम 8 बजे। 8 बजे से मेरी मैथ्स की क्लासेस होती है और ये क्लासेस आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्जाम आने वाला है उसको खासकर फोकस करी हुई क्लासेस है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल पेट के एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। ये क्लासेस आपके चाहे पुलिस हो, चाहे आर ओ आने वाली परीक्षा, चाहे वनडे एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पीईटी के लिए है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सारे जो भी टॉपिक उठाता हूँ उसके जितने सारे टाइप्स जो बन सकते हैं आपके पेपर में, वो सारे के सारे मैं फिनिश करके डिस्कस करता हूँ आपके सामने। ए टू जेड मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको जो मान लीजिए जिसका बेसिक नहीं समझ है, मैथ्स के बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो आर्ट साइड है, जिनका साइड मैथ से जुड़ा नहीं था, जो 8th तक है मैथ से पढ़े थे, वो भी मेरी क्लासेस से सीख सकते हैं। और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं सिखाता हूँ जो आपको आपके एग्जाम में 2 कदम आगे लेकर जाने वाली क्लासेस सिद्ध होने वाली हैं। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को बिना किसी देर किए हुए। आज की क्लास में मैं फिर आपके सामने परसेंटेज लेकर आऊँ। परसेंटेज की मैंने 4 क्लासेस, 3 से 4 क्लासेस अभी तक दी हैं। उन क्लासेस के दौरान मैंने जितने भी टाइप आपको बताए वो सारे ही टाइप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको परसेंटेज के कन्वर्जन से स्टार्ट किया था, मतलब परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते, कैसे बदलते, भिन्न में कैसे बदलते, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। एक बार सेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी थोड़ी मदद हो सके। जिसको मैथ बिल्कुल ना आती हो उसे जरूर दिखाएं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। कितने अंक प्राप्त किए? तो मेरे भाई अंक प्राप्त किए उसने 30%। अनुत्तीर्ण कितने से रहा? -108। मतलब कोई पूर्णांक जो था, जो उत्तीर्णांक था, उससे कितने कम है? 108 कम है। ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना? सॉरी, 24 अधिक है। कितना अधिक है? 24 अधिक है। 52% अंक पा रहा है और अधिक कितना हो रहा है? ये उत्तीर्णांक से 24 अधिक हो रहा है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? सबसे बड़ी बात यह कही है कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब आप ऐसे किसी चीज को मान लीजिए x मानकर लगाएंगे तो बहुत लंबा घसीट जाएगा ये सवाल। आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए, 30 और 52 का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे मेरे भाई 22। तो ये 22% है। 22% है। अब यहाँ इसको इसमें घटाया था तो इसको इसमें घटाएं तो घटाव का निशान लाएंगे, यहाँ पे जोड़ का निशान है, घटाव का निशान लाएंगे तो ये कितना हो जाता है आपका? 132। 132 22। अब 22 बराबर कितना आया? 22 बराबर आया कितने के? 132 के। इसको काट दें अगर 22 से तो आपको 11 दूना 22, 11 इक्के 11, 11 दूना 22 और 1 बराबर 6। जब 1 बराबर 6 आ गया तो परसेंटेज में कितना होता है? परसेंटेज का मतलब 100। 1% का मान आया 6, तो 100% का मान कितना आएगा? 600। 600 आया मेरे भाई पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक कितना आया? 600। अब 600 का अगर 52% करें, 600 का 52% काउंट कर ले यहाँ पे, तो 600 का 52% 6 से अगर इसको गुणा कर दे तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 1 31, मतलब 312। पर ये ज्यादा कितना है? उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा है? तो उत्तीर्णांक से मेरे भाई आप कहेंगे कि 24 ज्यादा है, तो उत्तीर्णांक में ये घटा दे, 312 में 24 घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि उत्तीर्णांक क्या है। अब 24 में 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 30, तो ये हो जाएगा 28। 288, मतलब 288 नंबर लाकर वो क्या हो सकता है? पास हो सकता है।
देखिए मेरे भाई, मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं करी। लिखा क्या है, 30% अंक प्राप्त करे तो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है। कितने? 30% अंक लाता है और 108 से फेल हो जाता है, तो 30% अंक लाया, फेल कितने से हुआ? 108 से। तो मैंने वही लिखा मेरे भाई, 108 से फेल हो गया। फिर क्या हुआ कि दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, कोई दूसरा परीक्षार्थी है जो 52% अंक प्राप्त करता है। इधर देखिए, 52% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से कितने अधिक है? 24 अधिक है। 52% तो कितने अधिक है? 24 अधिक है, प्लस 24। अब इन दोनों का परसेंटेज का अगर डिफरेंस की बात करें तो 52 में से 30 घटा दें तो क्या होता है? 22% का डिफरेंस यहाँ आपको नजर आता है। और इस 22% के डिफरेंस को इधर भी अगर डिफरेंशिएट करें, इसको, इस चीज को अगर डिफरेंस करें तो यहाँ प्लस था, तो प्लस को माइनस कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं माइनस में। हम चीज, कोई संख्या है उसे घटा रहे हैं। अगर घटा रहे हैं तो ये क्या होगा, या यूं मान लें कि अगर इसको माइनस ना करें तो इसको माइनस करेंगे, तब भी ये हो जाएगा प्लस आपका। ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब दोनों चीजें जुड़ गई तो कितना आया? 132। इन दोनों को जोड़ने से 22 का मान कितना आता है? 132 22 के बराबर आ जाता है। और ये 22 के बराबर जब 132 आ जाता है तो एक का मान आ जाता है आपका 6। जबकि प्रतिशत का गेम ही चलता है 100 पे, तो 100, अगर कोई प्रतिशत 100 है तो एक का मान 6 है, तो 100 का मान 600 हो जाता है। और हमें कहा गया है कि उत्तीर्णांक बताना है, उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताना है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो मेरे भाई, 6 का गुणा यहाँ कर दें, चाहे यहाँ कर दें, आप यहाँ भी कर दें, तो 6 18 180 हो जाता है। ये कितना कम है उत्तीर्णांक से? तो 108 कम है, 108 जोड़ दें तो कितना हो जाता है मेरे भाई? 8 8 2 288। और यहाँ 52% 6 से गुणा किया था तब भी कितना है? 288। तो उत्तीर्णांक कितना होता है? 288। साल साथ करते रहे मेरे, मैं धीमे ही स्पीड में बताता हूँ। क्यों धीमे बताता हूँ? जिससे आपको चीज समझ में आए। मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि समझ में भी आना चाहिए। अब 288 इसका उत्तीर्णांक है। और पूर्णांक कितना है? पूर्णांक है 600। 600 में कितने नंबर लाने हैं? 288। 288 लाने और 100 से गुणा कर दे अगर इसको, तो ये इसका प्रतिशत मिल जाएगा। हमें कितने प्रतिशत है? तो 0 से 0 और 6 चौके 24, बचा 4 छठे 48। 48% अंक क्या है? उत्तीर्णांक है। 48% अंक क्या है? उत्तीर्णांक है मेरे भाई। बस इतनी सी बात है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें लगा नहीं है। देखिए, आप x मानकर लगाते रहेंगे तो लगाते रहेंगे, यहाँ से लगाएंगे तो 2 मिनट में क्वेश्चन हल हो जा रहा है। मतलब 2 लाइन भी नहीं लगेंगे पूरे, अगर आप इसको सही से कैलकुलेशन अपने दिमाग में करते हैं। मैं हर एक कैलकुलेशन आपके सामने बोर्ड पे इसलिए लिखता हूँ जिससे आपको चीज समझ में आए, वरना ऐसे ही डिफरेंशिएट करके मैं लिख देता, सीधे सीधे मैं लिख देता कि कैलकुलेट करके इनको की चीजें कैसे हो रही हैं, और आप पकड़ ना पाते कि कहाँ से क्या हुआ। इस वजह से मैंने आपको सही से बताया और आप सही से करें। 30 को मैंने, देखिए 52 को 30 में घटाया तो 22। अब मैंने कहा कि जब यहाँ घटा रहे थे तो यहाँ भी घटाया, ये माइनस था, ये हो गया प्लस, तो ये दोनों जुड़े तो कितना हुआ? 22 का मान आया 132। 22 का मान जब 132 आता है तो 1 बराबर 6 हो जाता है, और 1 बराबर 6 का मतलब है 100 बराबर 600। मतलब पूर्णांक कितना हो गया परीक्षा का? 600। और उसके बाद आपका उत्तीर्णांक जब निकालेंगे तो 600, 6 से चाहे 52 में गुणा कर दे, चाहे 30 में गुणा कर दे। 52 में गुणा करेंगे तो 24 घटा लेंगे, 30 में गुणा करेंगे तो 108 जोड़ देंगे। तो उससे क्या आता है? 288। 288 जब आ जाता है तो 288 600 का कितने प्रतिशत है ये निकालना है मेरे भाई, और ये आता है 48%। बस इतनी सी बात थी, बस इतनी सी बात थी। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था ये। आप ऐसे लगाएंगे, मान लीजिए कोई दूसरा तरीका लगाते हैं तो फंस जाएंगे। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि हर क्वेश्चन को 100 मानकर ही लगाएं, 100 से इधर आगे पीछे कुछ नहीं, 100 ही मानेंगे। लगभग कोशिश करिए कि 100 मानने
जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन आसानी से बनता है आपका परसेंटेज में। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल अभ्यर्थी कितने थे। इस क्वेश्चन को मैं बताऊं उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको नीचे वाला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे सबसे नीचे दिख रहा है ये क्वेश्चन बता देता हूं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चीज का, बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चीज का। ये अगर समझ में आ गया तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ये नहीं पकड़ पाए तो ये भी नहीं पकड़ पाएंगे। देखिए अभी तक आपने हो सकता है वेन आर को पढ़ा हो और आप समझ ना पा रहे हो चीज़ों को, और मैं आज बता रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ अगर इस तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए वेन आर बहुत ही आसान चीज़ हो जाएगी। देखिए इसमें क्या लिखा है इस क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में 80% लड़के क्या हैं अंग्रेजी में, 80% लड़के अंग्रेजी में तथा 85% लड़के गणित में सफल होते हैं। 80% लड़के अंग्रेजी में, अंग्रेजी का एक कॉलम बना लीजिए। दूसरा कह रहा है कि जबकि गणित में 85% लड़के क्या होते हैं सफल होते हैं, जबकि दोनों में 75% लड़के, कितने लड़के 75%, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे मेरे भाई। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अब इसको मान लेते हैं ये इंग्लिश वाला है पोर्शन, ये क्या है मैथ है। कह रहा है 75% विद्यार्थी क्या होते हैं दोनों में, तो 100 में मान लिया 75 दोनों के। अब क्या कह रहा है अंग्रेजी में 80% लड़के, 80% लड़के कहा है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 75 तो ये भी है, और कितने जोड़ दिए जाए तो ये 80 हो जाए, तो आप कहेंगे 5 जोड़ दें। क्यों? क्योंकि आप साथ साथ देखिए अगर इसको हटा दें यहाँ से थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए इसको हटा दें तो ये क्या हो जाता है आपके 80 ही तो हैं, 80 तो है, 5 + 75 80, ठीक। अब इसको फिर से हम जोड़ देते हैं। अब इस चक्कर में वेन आरेख थोड़ा गड़बड़ बन जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है ना कि गोला बहुत गड़बड़ बनाते हैं। 75, अब क्या है, अब कहा है कि मैथ के कितने हैं, मैथ्स में कहा है 85% लड़के, तो 85 का मतलब आप देखिए इस गोले में भी आपको दिखेगा ये 75, इस गोले में भी जब 75 है तो मेरे भाई यहाँ कितना चाहिए 10, तब तो 85 होगा, ये हो गया 85 का कॉन्सेप्ट। अब आपको पता चला कि 75% बच्चे दोनों में पास हैं, 10% जो है केवल गणित में पास है, और 5% बच्चे क्या हैं केवल अंग्रेजी में पास हैं। तो अब मेन चीज यहाँ पे देखिएगा नीचे अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 45 लड़के क्या हैं दोनों में असफल हैं। कितने लड़के दोनों में असफल हैं, 45 लड़के क्या हैं दोनों में असफल हैं, दोनों विषयों में मैथ और अंग्रेजी दोनों में असफल हैं। आप इनको जोड़िए, ये सफल कितने बच्चे हैं, कुल सफल बच्चों की संख्या अगर देखें टोटल पास स्टूडेंट्स ना, टोटल पास स्टूडेंट्स कितने हैं 75, 5 80, 10 90, 90 स्टूडेंट क्या है पास है। टोटल कितने हैं 100, तो फेल कितने हुए, तो फेल वाले आते हैं कितने आपके 10, फेल वाले कितने आते हैं 10, और ये 10 बराबर किसके हैं मेरे भाई 45 के। लिखा है सीधे सीधे कि 45 लड़के क्या हैं असफल रहे हैं दोनों विषयों में, तो 45 बराबर है 10 के, तो एक बराबर क्या आ जाएगा 45/10, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 45/10 × 100, 0 से 0 मतलब 450 विद्यार्थी क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी थी और कुल विद्यार्थी कितने हैं 450, कुल विद्यार्थी कितने हैं 450। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको प्लीज कमेंट कर दिया करिए,
जिससे मैं अगली क्लास में उस क्वेश्चन को फिर लूँ और फिर से आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँ। कोशिश पूरी तल्लीनता के साथ मेरी तरफ से की जाती है कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आए, हर कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ आपके दिमाग तक जाए, जिससे आप जब परीक्षा में जाएं तो उस समय एग्जाम हॉल में बैठे और इस तरह के क्वेश्चन आपके पीटी एग्जाम हो, पुलिस हो, इन सब में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कुछ मान लीजिए कभी पूछ लेगा कि कुछ लोग हैं जो चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, कॉफी पीते हैं पर चाय नहीं पीते, तब आप ढक्कन हो जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस वेन आरेख से आप लगाना सीख गए, कड़ी से कड़ी को जोड़ना सीख गए तो आप आसानी से पेपर कर ले जाएंगे। नहीं तो मेरे भाई बहुत मुश्किल होने वाला है पेपर। बस करने की जरूरत इतना सा था, अगर आप ये डायग्राम बना ले गए, एक बार में आप अगर डायग्राम समझ गए और डायग्राम बना ले गए पेपर में, तो कोई भी आपको इन अंकों से दूर नहीं कर सकता। ये आपके जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो ये अंक उसमें ऐड होंगे। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। देखिए कहा क्या था, क्वेश्चन में कहा कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी तथा 85% लड़के गणित में सफल होते हैं। ठीक, यहाँ तक बात। जबकि 75% लड़के दोनों से सफल होते हैं। अब दोनों में सफल कौन कितने हैं हम पहले वो लिखते हैं। पहले लिखा दोनों में सफल तो 75। अब कहा कि 80% अंग्रेजी, 80% अंग्रेजी का मतलब है 75 ये और 5 अलग। देखिए ये 75 भी तो इसी में है, तो अब ये क्या हो गया, अंग्रेजी के 5 हो गए 80। अब कह रहा है गणित में 85। गणित में अगर बात करें इसको हटा दें तो गणित में कितने हो गए, 75 10 85। तो दोनों कैटेगरी से समझ में आ गया। अब ये टोटल जोड़ लीजिए, कितने हुए, 75 5 80 10 90। 90 क्या हुए, कुल पास है, 100 में 90 पास है। और कह रहा है कि जो शेष है वो असफल है। असफल कितने हैं, तो 45। 10 बराबर है 45 के, तो 100 बराबर कितना होगा मेरे भाई, सीधी बात है 100 बराबर 450। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, बस समझना इतना सा है। अब इसके बाद में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह लगेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो ये इसकी शुरुआत थी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ये लास्ट वाले क्वेश्चन से आ रहा था, इस वजह से मैंने इसे पहले करा दिया। आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। मैं जितने क्वेश्चन करा देता हूँ वो आप नोट डाउन कर लिया करें अपनी कॉपी पे। नोट डाउन करने से क्या होगा, आप मान लीजिए जब भी इस टाइप का कोई भी प्रैक्टिस सेट पे कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं तो आप वहाँ मेरे कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स को देखकर दूसरे सारे जितने भी मान लीजिए जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं क्या कहा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, जब 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। दोनों विषय में कितने अनुत्तीर्ण रहे, 20%। तो पास कितने हुए, 80%। फिर से वही बनाएंगे वेन आरेख, वही वेन डायग्राम बना लेंगे। अस्सी 80 देखना, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है बस, और कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या रहा है, कह रहा है कि इसमें 60% अंग्रेजी में, मान लीजिए ये इंग्लिश वाले हैं, ये मैथ वालों का डायग्राम है, ठीक है। तो कह रहा है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में। 100 का 60% क्या होता है, 100 का 60% होता है 60। और अगर 80 में 60 आपको घटाने हो तो क्या करेंगे आप, -20। -20 करेंगे मेरे भाई। देखिए 80 ये टोटल लिखा है 80, पर क्या ये इसमें जोड़ दें 20 तो 100 हो जाएगा, पर कहा क्या है 60, इसलिए -20 जोड़ेंगे। -20
जिससे हम यहाँ पर क्या कर सके, घटा सके। अब यह आसान सी चीज है, समझ लीजिए, इसको समझना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जब यहाँ पे कह रहा है कि 60 ही है और टोटल दोनों का मिलाकर 80 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करें, हम 20 घटा दें तो ये इस गोले के लिए भी 60 आ जाएंगे। ठीक, आपको यही समझना है वेन आरेख में कि कब हमको घटाना है और कब जोड़ना है। सीधी सी बात है, जब कहे दोनों दोनों जो दोनों का मीडिएटर हो, अगर वो इंडिविजुअल से ज्यादा होता है तो उसमें घटा देते हैं, अगर वो इंडिविजुअल से कम होता है तो उसमें जोड़ देते हैं। अब कहा है कि गणित के 70% उत्तीर्ण हुए। कितने उत्तीर्ण हुए? 70। 70 का मतलब 80 में अगर 10 घटा दें तो हमें 70 मिल जाएगा। ठीक, कह रहे हैं 20% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे। कितने विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे? 2500 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। अब ये देखिए, 80 और 20 घटाया तो 60, 10 घटाया तो 50। 50 विद्यार्थी क्या है हमारे हिसाब से, हमारे वेनारेट के हिसाब से 50 विद्यार्थी पास हैं। पास वालों का ही तो हमने बनाया भाई। कहा था कि 20% जो है अनुत्तीर्ण है, पर हमने लिखा क्या, 80% उत्तीर्ण। फिर कहा अंग्रेजी में 60% क्या है, उत्तीर्ण है। तो 80 में अगर 20 घटा दें, जुगाड़ ऐसा लगाते हैं कि जिससे ये 60 बन जाए, तो 20 अगर घटा दें तो ये टोटल 60 बन जाएगा इस गोले में। अब इस गोले में 60 बना तो इसमें 70 बनाने थे, तो इसमें 10 घटा दिए। अब 80 है, जोड़ना है नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें घटाने के निशान है। तो ये -20 -10 हो गए -30। 80 में अगर 30 घटा दे तो कितना बचेगा, 50। 50 कितने के बराबर है? कह रहा है 2500 विद्यार्थी क्या है, दोनों विषय में उत्तीर्ण है। 2500 विद्यार्थी क्या है, दोनों विषय में उत्तीर्ण है। तो अब 2500 उत्तीर्ण है तो कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी हैं। 50 बराबर जब हो रहा है 2500, तो 100 बराबर कितना होगा मेरे भाई, 5000। सीधी सी बात है, इनमें से कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है। एक लाइन जो क्वेश्चन है, एक से दूसरी लाइन नहीं लगनी चाहिए आपको। मैंने कहा कि एक बार वेन आरेख बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। मतलब इतने आसानी से लगेंगे ये क्वेश्चन कि पूछिए मत। नहीं तो यकीन मानिए, एग्जाम हॉल में बैठकर पेन नहीं हिलता है लोगों का ये क्वेश्चन देखकर। बहुत चक्के हो जाते हैं कि ये अगर जोड़ दे रहे 60 70 कर दे रहे हैं तब भी 130 पहुंच जा रहा है, क्या करेंगे भाई। और वो 20 अलग से लिखा पड़ा है, उसका काम मैनेज करेंगे। बहुत चक्का जाते हैं बिल्कुल लोग, अंधरा के बिल्कुल मार के आते फिर तड़ाक से ना, फिर बोलते जय सिया राम, मार देते हैं डी। इनमें से कोई नहीं। ऐसा करना है तो वो भी कर सकते, पर जैसे बताया ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब एक इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें भी बहुत कुछ नहीं करना है कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। गणित में कितने? 42। अंग्रेजी में कितने? 52। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों। आपको पढ़ना कहाँ से है क्वेश्चन को? क्वेश्चन को पढ़ना ही यहीं से है। 17% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन के पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है आपको? आपके लिए पहले नजर में ये चीजें नहीं, पहली नजर में ये चीजें जाननी चाहिए कि दोनों के बारे में क्या लिखा है, दोनों विषय के बारे में क्या लिखा है, या दोनों चीजों के बारे में क्या लिखा है। कुछ जगह आपको अखबार वाला मिलेगा कि कुछ लोग हिंदी का अखबार पढ़ते हैं और कुछ लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। इनमें से कुछ लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो हिंदी अखबार वालों का प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं ये, फिर भी थोड़े टफ मैं बता रहा हूँ। जो पेपर में आएगा एक्चुअल में वो बहुत ही सरल होगा, बहुत इजी सा। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी,
तो मैंने क्या कहा कि आप पढ़ना ही स्टार्ट करें वहां से। अब ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया, इसमें कहा है कि 17% विद्यार्थी जो हैं दोनों हिस्से में उत्तीर्ण होते हैं। कितने? 17। कह रहा है मैथ में विद्यार्थी कितने अनुत्तीर्ण हुए मैथ में? मैथ में कह रहा है 42%। इसे मान लेते हैं मैथ का कॉर्नर, इसे मान लेते हैं इंग्लिश का कॉर्नर। मैथ में 42, तो 42 में ऐसा क्या घटा है कि 17 घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो केवल मैथ में पास हैं, एक केवल मैथ में उत्तीर्ण है। तो 25 लोग अगर जोड़ दें, भाई आप जोड़ घटाना तो सीखना ही पड़ेगा, इतना तो कैलकुलेशन आपको पास होना ही चाहिए कि 25 में 17 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, 35 में 17 जोड़ेंगे तो 52 आएगा ना, 52 भी तो लाना है। तो ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए, आपके कैलकुलेशन दिमाग में चलनी चाहिए। आप देखिए 7 5 12 2 1 3 1 4 42 हो गया। अब कह रहा है कि 52% अभ्यर्थी क्या है अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, तो ये कितने हो गए? 35। 25 17 35। 25 क्या है? केवल मैथ में उत्तीर्ण। 35 क्या है? केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण। और 17 क्या है? दोनों विषय में उत्तीर्ण ना। अब क्या कह रहा है? तथा 46 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। अब क्या कह रहे हैं? 46 विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं, जो दोनों ही विषय में उत्तीर्ण है। अब 25 और 35 को जोड़े तो कितना होता है? 25 35 होता है 60, 60 17 आपका हो जाएगा। 60 और 17, 60 और 17 हो जाता है आपका 77। 77% विद्यार्थी क्या है? अनुत्तीर्ण है। 77 100 में 77 क्या है? अनुत्तीर्ण है। और इसमें दे क्या रहा है आप ये भी देखिए, 46 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं, 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, ये तो अनुत्तीर्ण है। 100 में अगर 77 को घटा दें तो हमें उत्तीर्ण, जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हुए हैं उनकी संख्या मिल जाएगी। 100 में 77 को घटाते हैं तो होता है 23। अब ये 23 बराबर किसके हैं? 46 के। 46 ही अभ्यर्थी तो कहा है दोनों में पास हैं, तो 46 तो एक बराबर कितने के? 2 के। तो टोटल स्टूडेंट पूछा है, टोटल कुल अभ्यर्थी, कुल अभ्यर्थी। अब एक बराबर 2 तो 100 बराबर 200। ये इसका आंसर है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ऐसे लगा कर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। वरना मेरे भाई आप जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बताया कि पहले मान लो 100 हैं, फिर उसके बाद 100 में कुल पास हुए, फिर कुल फेल हुए, यही निकालते रह जाएंगे। आज अगले मतलब सेशन के इस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट पर आधारित है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन यूं है कि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन लिखा है अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। बचत कितने की होती है उसकी? 27,000 की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय, इतनी सी बात पूछी है कि अजय की मासिक आय क्या होगी। मान लीजिए 100 रुपया कमाता है तो 25 रुपया घर का किराया देता है, 5 रुपया क्या करता है? खाद्यान्न पर खर्चा करता है, 15 रुपया यात्रा में उड़ा देता है और 10 रुपए के कपड़े खरीद के लाता है। फिर इन सब खर्च के बाद जो बचता है वो मान आपको 27,000 के बराबर दिखाना है। और इससे क्या होगा? फिर 100 के बराबर मासिक आय इसकी आ जाएगी। बहुत ही छोटा सा चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए 25 5 30, 30 15 45, 45 10 55, 55 खर्चा हो रहा है। 55 रुपए का वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। खर्च उसका कितना हो जा रहा है यहाँ पर? अगर हम 100 मानकर करें, 100 मानकर करें तो 55 रुपये उसके खर्च हो जा रहे हैं। तो बचत कितने की हो रही है मेरे भाई? 100 में, 100 में बचत हो रही है आप कहेंगे 45 की। जब 45 की यहाँ पे बचत हो रही है तो ये बचत 27,000 के बराबर कर देते हैं।
45 बराबर 27,000। देखिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा कि अजय अपने वेतन का 25% घर किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। उसके बाद उसकी बचत होती है 27,000 की। तो अजय की मासिक आय ज्ञात करनी है, क्वेश्चन में कहा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लो कि अजय 100 रुपए कमाता है। एक सेकंड के लिए इतना मान लो कि 100 रुपए कमाता है। 100 में क्या करता है, 25 रुपए वो खर्चा करता है। किस पे? 100 का 25% का मतलब 25, 100 के 5% का मतलब 5, 15% का मतलब 15, 10% का मतलब 10। इसीलिए बोला है कि हर क्वेश्चन पे आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट करिए कि 100 मानकर लगाओ और कुछ ना मानू। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए आपके सामने बोर्ड पर, सारे टाइप्स कर दिए क्वेश्चंस के, पर मैंने 100 को छोड़ के कोई दूसरी चीज नहीं मानी। इससे क्या हुआ कि मेरे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुए। कहीं मान लीजिए फंसा भी तो तुरंत निकल गई गाड़ी। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका खर्च जो निकल कर आता है इन सब मदों को जोड़कर, उसने टोटल 55 रुपए, 100 में 55 रुपए खर्चा कर दिया। 100 में 55 खर्चा किए तो बचे कितना? 100 में 55 को घटाइए तो मिल जाएगा आपको बचत में 45 रुपया। अब 45 रुपया को बराबर कर दीजिए 27,000 के। क्यों? क्योंकि एक्चुअल बचत क्या है उसकी? 27,000 रुपए। अब मेरे भाई 9 बचा, 45 न के 27, 5 छः के 30, 600 रुपया। एक बराबर कितना आया? 600 रुपया। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए उसकी क्या है? मासिक आय है। 60,000 रुपए अजय की क्या है? मासिक आय है। अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्यों? जिससे कि मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा सकूं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं जो आपको बार बार मैं रिपीट करके समझाऊं। एक बार जैसे मैंने सीक्वेंस में हल किया, उस सीक्वेंस में आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा और मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे क्या होगा, आप उसको हल करते रहेंगे और आपको चीजें आसान लगेंगी। ये भी पक्की बात है कि आप अगर साथ में कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो चीजें आसान लगेंगी। एक सेकंड के लिए मैंने आपको टाइम भी दिया, बस बहुत ज्यादा 2 ही मिनट का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को पढ़ के और सॉल्व करने में। 2 मिनट लग रहे हैं वो भी ज्यादा ही है, कम नहीं है। अब अगली बात क्या कही है कि नताशा ने अपनी मासिक वेतन का, देखिए हमें वेतन नहीं मिलता है फिर भी हम दूसरे के वेतन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको अगर मिल रहा है तो आप अपने ऊपर ले लीजिएगा। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। रुपए 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि जो राशि खर्च करनी थी उसका उसने 60% खर्च कर दिया। तो नताशा का वेतन कितना है? मान लीजिए नताशा को 100 रुपए मिलते थे, उसने निश्चय किया कि वो कितने रुपए खर्चा करेगी? 45। पर क्या होता है कि वह 45 का 60% खर्च कर देती है और तब उसे पता चलता है कि यह जो राशि है 45 का 60% जो राशि है वो 11,475 के बराबर है। 11,475 के बराबर है। अब आप 45 को आसानी से काट सकते हैं, चाहे तो यहीं से काट देते हैं। 5 45, 5 दूनी 10, 2 6, 9 से इसको काटे तो 9 के 9 और आपको बचता है 24। 9 के 9, 9 दूनी 18, फिर 9 7 63, 9 5 45। अब बचता है 3, 3 से काटे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, मतलब एक बराबर आता है 425। मैंने कहा था मानेंगे कितना? तो 100। अब 425 को 100 से कर दें, 2 जीरो बढ़ा दें तो 42,500 क्या है? नताशा की मासिक आय है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।
कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, इतना कुछ खास नहीं था कि आप इसको कैलकुलेट करें और बहुत देर लगे, आपको बहुत देर का टाइम लग जाए, इतना कुछ खास नहीं था। क्वेश्चन में कहा गया कि उसने निश्चित किया कि उसको जो भी वेतन मिलता है उसका 45% खर्च करेगी। तो हमने मान लिया कि उसे 100 रुपए मिलते थे, उसने निश्चित कर लिया कि हम 45 रुपए खर्च करेंगे। पर उसको जब खर्च कर रही थी तो क्या हुआ, जब उसने 60% धनराशि खर्च कर दी तो उसे पता चला एक्चुअल में जो धनराशि खर्च हुई है वो 11,475 है। तो 45 का 60% निकाला, हमने माना था 100, इस वजह से 45 के 60% को निकाला और इसे 11,475 के बराबर कर दिया। अब यहाँ तो इसको जब कैलकुलेट किया तो एक बराबर आया 425, एक बराबर 425, तो 100 बराबर 42,500। बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में भी, दूसरा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाया मैंने। क्वेश्चन को साथ में पढ़िए, पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ने के तरीके को बताया कि किस तरह क्वेश्चन को पढ़िए जिससे आसानी से हल हो सके। क्वेश्चन को पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है अर्थमेटिक के टर्म में। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं, जब भी एग्जाम हॉल में बैठिए तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपका आधा क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ते ही बन जाता है। जिसका आधा क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर को पढ़ते ही बन जाता है वही पूरा क्वेश्चन कर पाता है, और जो नहीं बना पाता है दिमाग में वो फिर रह जाता है पीछे। अब यहाँ पे अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, बचे धन का 5 पुत्रों में बराबर बंटवारा कर दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले तो मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितना धन था। मान लो मिस्टर अग्रवाल है कोई, अग्रवाल लोगों के पास वैसे भी पैसा खूब होता है दबा के ना, तो दबा के पैसा होता है तो ये लोग बंटवारा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसमें कहा गया है कि मिस्टर अग्रवाल जो है 30% भाग अपनी पत्नी को देते हैं। 100 का 30% का मतलब है 30 दे दिया पत्नी को, वाइफ आगे आप लिख सकते हैं वाइफ, ठीक है, याद रखने के लिए। शेष धन का आधा भाग, अब पत्नी को 30 देने के बाद शेष कितना बचा, 70। 100 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70। शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दिया, शेष धन का आधा भाग किसको दे रहा है, पुत्री को, तो 70 का आधा कितना होगा, 35। ये छोटी छोटी चीजें ये तो आपको आनी ही चाहिए कि 70 का आधा क्या होता है भाई। उसने कहा कि 30 अपनी पत्नी को दिया तो 100 का 30 दिया, तो बचा कितना उसके पास, 70। अब कह रहा है कि जो बचा धन है उसका आधा पुत्री को दिया, तो 70 का आधा 35 पुत्री को दे दिया। फिर कहा है कि 5 पुत्रों को बचे धन को, जो अब इन दोनों को देने के बाद बचा धन है वो कितना बचा, 70 में 35 दिया था तो बचा था 35, ठीक है, 35 बचा। अब इसमें कहा गया कि अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दे, 5 पुत्रों में बराबर बांटा तो एक का हिस्सा निकालना है तो 35/5 कर देते हैं हम, तो 7। एक लड़के का भाग कितना, 7, 5 पुत्रों का भाग हो जाएगा 35 मिला के। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले, अब ये 7 बराबर कितना हमें बता रहा है, 14,000 रुपए मिले। हमारे हिसाब से एक लड़के को कितना मिला, 7 रुपया, पर इनके हिसाब से 14,000 मिले तो हम इसको बराबर कर लेते हैं 14,000 को। 7 दूनी 14, 2,000 हो गया, ठीक, एक बराबर कितना हुआ, 2,000। अब कह रहे हैं कि कुल धन, तो उसके पास कुल धन तो 100 बराबर 100 का अगर 2,000 में गुणा कर दें तो 2 जीरो और गुणा लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपया। कितना हुआ इसका, 2 लाख रुपए इसके पास कुल थे। कुल जमा पूंजी कितनी थी, 2 लाख रुपए, उसमें क्या कर दिया, बंटवारा। बस इतनी चीज समझने की है, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बनाने के लिए समझने का है, बाकी आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेंगे। कहा क्या था क्वेश्चन में, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ
क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए और हल करने के तरीकों को देखिए। आप अपने ऊपर लेकर चीजों को करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। कहा कि अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को देता है। मैंने बताया कि 100 मान लिया इसके पास, अग्रवाल के पास कुल धन था, 30 उसने अपनी बीवी को दे दिया। 30 जब बीवी को दिया तो बचा 70 रुपया। अब कह रहे हैं वो अपनी बेटी को जो धन बचा उसका आधा देगा, तो 70 का आधा कितना देगा, 35 देगा। फिर कहा कि उसके 5 जो है लड़के हैं, उनको भी जो है 5 जो बचा धन है, इन दोनों को देने के बाद जो बचा धन है उसका 5 बराबर भागों में बंटवारा करता है। तो 35 बचा था, क्यों? क्योंकि 70 का 35 तो डाटर पुत्री को दे दिया था, पुत्री को दिया तो पुत्र को देने के लिए उसके पास बचे 35 और 5 पुत्र हैं, तो प्रत्येक का भाग कितना आया, 7 भाग आए। और 7, तो यहाँ पे मेरे भाई 7 का मान कितना आया, 7 का मान आता है आपका 14,000 के बराबर। तब 14,000 के बराबर 7 का मान आता है तो 1 बराबर हो जाता है 2,000, 1 बराबर 2,000 तो 100 बराबर 2 लाख हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ। क्वेश्चन कोई टफ होता नहीं है, अगर आ गया तो सरल है, नहीं आया तभी टफ है। अगर आ जाती है चीजें तो आसान लगती है, और नहीं आती है तभी टफ लगती है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही इसी कॉन्सेप्ट पे है, जो ये आपको बंटवारे वाले कॉन्सेप्ट पे है कि संपत्ति का बंटवारा। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर परीक्षा में आज तक कभी ना कभी ये इस तरह का क्वेश्चन बना है। और ये तो मतलब जो इसके पहले मैंने इस क्वेश्चन के पहले बताया वो क्वेश्चन थोड़ा लो लेवल का था, पर ये क्वेश्चन की तरफ अंतिम क्वेश्चन यह है कि जो है बंटवारे वाले कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। बंटवारा वाला कॉन्सेप्ट, आजकल बंटवारे इतने ज्यादा हो रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें कहा है कि मोहन ने अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में अपनी संपत्ति को इस प्रकार वितरित किया कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को पुत्र तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिले तो उसकी आय, पत्नी तथा 3 नातियों का कुल धन। पुत्री को कितने मिल रहे हैं पहले ही दिया गया है, जो वो लिख लेते हैं कि पुत्री को कितने मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे 1,25,000। 1,25,000 इसमें कहा क्या गया है, जो नातियों का धन के बारे में मेनली डिस्कस किया गया। तो नातियों के धन को देखें, नाती नातियों के धन को, तो इसमें कहा गया या तो वो प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग है, या प्रत्येक पुत्री का क्या है, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग है। तो यहां से अगर हम नातियों के धन को निकाले, मैं केवल नाती लिख दे रहा हूं, नाती नाती आप समझ लीजिए जो भी हो, तो ये 1/10 भाग, इसका 1/10 भाग कितना होगा, इसका 1/10 आप निकालेंगे तो आएगा आपको 0 से 0 कट जाएगा 12,500। 12,500 1/10 भाग आता है इसका। अब नातियों को कितना मिला, प्रत्येक नाती को 5 है, पांचों में से एक को कितना मिलेगा, 12,500 रुपया। पर यह 12,500 क्या, एक बात और भी तो कही थी, प्रत्येक पुत्र के कितने 1/8 भाग के बराबर है ये। तो पुत्र का भाग कितने हैं, पुत्र के किस भाग के बराबर है, 1/8 भाग के बराबर है। तो पुत्र का भाग यहां से निकल आएगा, और पुत्र के भाग को देखें तो 12 × 8 = 96 और 15 × 40, 96,000 प्लस 4,000 हो गए आपके 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया इसका निकल आया। अब 3 पुत्र हैं, देखिए कहा क्या है कि उसकी पत्नी को पुत्र तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिलता है। मतलब उसकी पत्नी जो है उसको तीनों पुत्रों के योग और उसकी जो दो पुत्रियां हैं उनके पैसों के बराबर सबके पैसे मिला दिए जाए, उसके बाद जो राशि इकट्ठा होती है उसका 40% मिलता है उसकी पत्नी को। तो ये पुत्र कितने हो गए, 3, तो 3,00,000 रुपए, ये 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 कितने हो गए, 2.5 लाख। 2.5 लाख और 3,00,000 हो गए आपके 5.5 लाख। तो पत्नी का भाग कितना आएगा आपका, 5.5 लाख का 40%, 5.5 लाख का 40%, 5.5 लाख का 40% वो अपनी पत्नी को देता है। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 0 4 5 20 और 4 5 20, 2 22, मतलब 2,20,000 रुपए उसकी पत्नी का भाग है। कितना भाग है उसका, 2,20,000। पर क्वेश्चन में यह नहीं पूछा है कि उसकी पत्नी का क्या भाग है, उसमें पूछा है कि उसकी पत्नी
तथा 3 नातियों का कुल धन, उसकी पत्नी और 3 नातियों को धन को जोड़कर कितना कुल धन इकट्ठा होता है। तो अगर 12,500 को 3 से गुणा कर दे तो उसके 3 नातियों का, क्योंकि ये एक नाती का भाग है, अब उसने पूछा है 3 नातियों के भाग को इसको 3 से गुणा कर दे तो हमें 3 नातियों का धन पता चल जाएगा, और इसको जोड़ दे तो हमें इन तीनों का सब पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो 12 36 और 5 15, 36 15 मतलब 37,500, 37,500 रुपया। कैलकुलेशन मेरे भाई इसी तरह करनी आनी पड़ेगी, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब इस तरह करेंगे। 2,57,500 रुपया ये इनका कुल आंसर आता है। आंसर आपको ये आएगा, आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा, पर क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा लास्ट तक कि लास्ट में पूछा क्या है, एक्चुअल चीज क्या पूछी है। मेरे भाई इस सारी चीजों को इतना भी नहीं लिखना था, लिखना कितना था, बस 1-2 पॉइंट ही लिखने थे। जैसे पुत्र के भाग को निकालने के समय आपको हो सकता है कैलकुलेशन करना पड़े, वरना देखिए सीधी बात लिखी थी कि उसकी पुत्री का जो भाग है वो 1,25,000 है, और यह किसके बराबर है, यह नातियों के 1/10 भाग के बराबर है। तो 1,25,000 का आप जब 10% निकालेंगे तो क्या होगा, वो 1250 हो, सॉरी 12,500 होगा। जब 12,500 पुत्र उनके नातियों का भाग निकला है, तो अब पुत्र के भाग को निकालने के लिए आप इसको काउंट कर सकते थे कि 12,500 को 8 से गुणा कराते और तब 1,00,000 आ जाता, तब 1,00,000 आ जाता। और 1,00,000 को 3 के हिसाब से जोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी पत्नी का भाग क्या है पूछा है कि जो उसके लड़कों के भाग और उसकी पुत्रियों के भाग का कुल भाग का 40% है। तो 3 लड़के हैं तो 3,00,000 यह हो गए, और 2 पुत्रियां हैं, 1,25,000 लेके वो बैठी हैं, तो कितने हो गए 3,00,000 और 1,25,000 मिला दो उनको 2,50,000, तो 5,50,000 हो गए। 5,50,000 का 40% निकालेंगे तो मेरे भाई आएगा 2,20,000। अब ये यहाँ पे केवल कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता था करना पड़ता, बाकी चीजों में जरूरत नहीं थी। और फिर कहा है कि पत्नी के भाग को पूछा नहीं, कहा है कि पत्नी तथा 3 नातियों के कुल धन, पत्नी तथा 3 नातियों का कुल धन। तो 3 नातियों के धन को, अगर ये एक नाती का धन है 12,500, तो इसको 3 से गुणा कर दें तो 3 नातियों का धन मिल जाता है। 12,500 को जब गुणा करते हैं तो 3 से तो 37,500 आता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा। 2,20,000 में इसको जोड़ दिया तो 2,57,500 आंसर आ गया। बस क्वेश्चन इसी तरह होते हैं और यही तरीका है। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन को मैंने 1000 बार कहा आपसे लबालब भरिए, और इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ सके और आपके साथियों का भी कुछ भला हो सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ, और एक बात महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको वहां पे जो प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं उससे आप प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस करेंगे तभी मजा आएगा क्वेश्चंस लगाने का, नहीं तो नहीं मजा आ पाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लासेस देखने का भी फायदा होगा। तो वहां पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट सारी चीजें मिलने वाली है टेलीग्राम के। आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, आप जब चाहे तब ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।